मॉर्निंग क्लास 10th। आज की वर्कशीट 45 16 अक्टूबर की है, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर है, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। जैसे कि हम देख चुके हैं, जैसे जैसे तत्व बहुत सारे खोजे गए तो कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने इनका वर्गीकरण क्लासिफाई किया, ताकि इनको आराम से समझा जा सके और इनके बारे में पढ़ा जा सके। उसमें से सबसे पहले डॉबरनियर आया था, जिसके बारे में आपने वर्कशीट में पढ़ा था, ये जिसने 3 तत्वों को एक साथ करा था, 3-3 का बनाया था, ट्रायड्स। उसके बाद आपने पढ़ा था न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, यानी कि न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसमें इसने 8 तत्वों को करने के बाद देखता था कि वो जो नया तत्व आता था उसके भौतिक गुण पहले वाले के साथ होते थे। लेकिन उसके बाद जो मेन, जिसे हम कह सकते हैं, जिसने खोज करी और जो कि इस पूरी की पूरी तत्वों के वर्गीकरण के जन्मदाता है, जी हाँ, वो है मेंडलीव। आपके सामने अब मैं इस वाली वर्कशीट के इसी हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा दिखा रही हूँ आपको जूम करके। आप देखेंगे कि मेंडलीव मेन जो था वैज्ञानिक, जिसने की सारे तत्वों का वर्गीकरण किया था, और इसको हम जन्मदाता भी बोलते हैं, ठीक है, मेंडलीव को। और इसके अलावा किस चीज़ पे आधारित था, इसने जो आधार रखा था वो था, जी हाँ, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ मैं आपके सामने लिख रही हूँ, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसने देखा, जब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम बढ़ते हुए क्रम से लगाते हैं, तब उस समय उन तत्वों के गुणधर्म एक जैसे दिखाई देते हैं, और उसने उसी पे उनका आधार पे इनको अरेंज किया है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। दैट मीन्स दैट द properties of the elements are due to its due to its atomic masses। और अब मैं आपको इसका मेंडलीव का आपके सामने मैं ला के दिखा रही हूँ, इसका टेबल। ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है आपके सामने। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी है, जब आप देखेंगे तो। अगर आप इसमें देखें, आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लंबी हैं, यानी कि स्तंभ की तरह, यानी कि जैसे पिलर्स जिसको आप कहते हैं ना, स्तंभ पिलर्स को कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्षैतिज, यानी कि लेटी हुई, हॉरिजॉन्टल है। तो इसने ऐसा ही टेबल एक बनाया था। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पर एक ग्रुप बना रखा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ तो ये 1 रोमन नंबर में आपके सामने 1 आया, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 इसके ये ग्रुप्स हैं, यानी कि समूह है इसके, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पे पीरियड्स वर्ड लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये इसका पीरियड्स आ गए इसके अंदर। तो पीरियड्स कौन कौन से हैं इसके पास, ये देखिए, पहला पीरियड, ये इसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आगे चलते हैं, और वो है आपका 5वां और छठा। तो 6 इसने जो क्षैतिज वाली लाइनें हैं, क्षैतिज का मतलब होता है लेटी हुई, ठीक है, ये वाली, ये इसके पीरियड्स हैं। ये सारे जिन पे मैं ऐसे कर रही हूँ ये पीरियड्स हैं। और जो लंबे चल रहे हैं आपके सामने, ये इसके ग्रुप्स हैं। अब हम आते हैं इसकी उपलब्धियाँ, यानी कि इसके मेरिट्स जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम इसी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को आपके सामने दिखाती हूँ। इसी का मैंने थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, आप देखिए, मैंने ये वाला हिस्सा दिखाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको ये वाला गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम वाला, जो मैं आपको दोबारा से इसमें मार्क करती हूँ, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ब्लॉक मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है बड़ा करके यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखें, ये वही है स्कैंडियम। ये 3 तत्व ऐसे थे बच्चों जो कि खोजे ही नहीं गए थे, लेकिन मेंडलीव ने इनके लिए जगह छोड़ दी थी, कि अनुमान लगाया था यहाँ पे ऐसे तत्व खोजे जाएंगे, जिनका नाम बाद में रखा गया स्कैंडियम। आपके सामने आ रहा है, एक बार मैं दिखाती हूँ। ये है स्कैंडियम, ये है गैलियम Ga, और Ge है जर्मेनियम। लेकिन उस समय तक इनके नाम नहीं रखे गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या रखे गए थे। यहाँ देखिए,
अब इस वर्कशीट पे देख के इसी हिस्से अपने वर्कशीट के इस हिस्से पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 नाम दिखाई देंगे आपको बच्चों। 1 मिनट, यहाँ पे आपको 3 नाम दिखाई देंगे। ये देखिए, ई का बोरॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, ई का एल्यूमिनियम आप अपनी जब वर्कशीट में देखेंगे, और ई का सिलिकॉन। तो इसने स्कैंडियम के लिए शब्द इस्तेमाल किया था बोरॉन, और कैल्शियम के लिए क्योंकि खोजा ही नहीं गया था इसने नाम रखा था ई का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम के लिए इसने रखा था ई का सिलिकॉन। क्यों रखा गया? ईका का शब्द जो है संस्कृत से आया है, यानी कि बिफोर। तो इसने जब, अगर हम अब इसके मेंडलीव के उस टेबल पे चले बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको उसके टेबल पे लेके चलती हूँ। अगर आप इस टेबल को देखो बच्चों, अब यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बोरॉन, ये दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम। आप देखिए एल्यूमिनियम से पहले आप यहाँ देखिए ना स्कैंडियम आया हुआ है, और सॉरी बोरॉन से पहले स्कैंडियम देखिए, तो यानी कि बोरॉन पहले है और फिर स्कैंडियम है नीचे है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम। तो देखिए ना ई का एल्यूमिनियम, ई का बोरॉन, और आप जर्मेनियम को देखिए सिलिकॉन से ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन है। तो हम जर्मेनियम के लिए उसने शब्द यूज़ किया था, उस समय ये नहीं था, ये नहीं दिखाए गए थे। अब मैं देखो मैं रब कर रही हूँ जानबूझ के, इसको मैं हटा रही हूँ, ये यहाँ पे छोड़ दी थी जगह इसने, तो इसने कहा यहाँ पे आएंगे ज़रूरी है, तो इसने नाम दे दिया इसका ई का बोरॉन, इसका नाम दे दिया इसने ई का एल्यूमिनियम, इसका नाम दे दिया ई का सिलिकॉन। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को आपको दिखाती हूँ आगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको मैं दिखा रही हूँ इसके अंदर, ये देखिए, ये रही वो। तो ये इसने 3 खोजे गए थे। अब और तो और इसने सिर्फ खोजे ही नहीं, मतलब पहले अनुमान ही नहीं लगाया, इसके अलावा इसने उनके बारे में भी बता दिया कि इनका द्रव्यमान कैसा होगा। तो इसने कहा कि जो ये आज भी खोजा जाएगा, जैसे कि ई का एल्यूमिनियम जो कि बाद में गैलियम कहलाया था, इसने कहा इसका 68 एटॉमिक मास होगा, लेकिन जब वो खोजा गया तो इसका 69.7 था, जो कि 68 के बहुत क्लोज है, आप देख रहे हैं नज़दीक है। और इसने कहा जो इसका ऑक्साइड बनेगा वो E2O3 बनेगा। आप देखिए इसमें E2O3 लिखा हुआ है, तो और वाकई वो Ga2O3 बना, यानी कि उसकी जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, और ऑक्साइड की तो 2 ही होती है। तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, यानी कि गैलियम की जो संयोजकता है वो 3 है और ऑक्साइड की 2 है। जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो क्या बन जाएगा? Ga2O3 बन गया ना। तो यही इसने देखिए बना के पहले ही बता दिया था कि E2O3 होगा, क्योंकि गैलियम तो उसको पता नहीं था, तो गैलियम की जगह पे इसने यहाँ पे ई लगा दिया था, ई यानी कि ई का कोई नाम जो भी है, ई का यहाँ पे एल्यूमिनियम था। ठीक है, अब इसी प्रकार उसने जब कहा जब इसका क्लोराइड बनेगा तो ECl इसके अंदर जो हो जाएगा वो आपके सामने इसने बनाया GaCl2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसने पहले ही ये तत्व बना दिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके तीसरी चीज़ के ऊपर। इसने उत्कृष्ट गैसों का मतलब होता है नोबल गैसेस। अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं नोबल गैसेस का वर्कशीट पे, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ फिर मैंने वही मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिखाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ये देखिए जगह छोड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसने कहा कि कुछ चीज़ें बाद में शायद ऐसे भी आएंगी जो कि सक्रिय नहीं होंगी और जिनके लिए जगह मुझे पहले ही बनानी पड़ेगी। और इसने उन उत्कृष्ट गैसें, आप दिखाई दे रहा होगा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं, यानी कि जो नॉन रिएक्टिव गैसेस, यानी कि जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये इसने सारे के सारी बाद में जो खोजी गई इसके लिए जगह पहले ही छोड़ी थी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब ये आएंगी तो ये हीलियम आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, नियॉन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये चीज़ उसने पहले ही बता दी थी। ठीक है, फिर इसके अलावा इसने समान गुण धर्म वालों को एक साथ किया था। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर, इसके मेंडलीव की सारणी में, तो जितने भी ये अधातु हैं, अगर आप देखें फ्लोरीन, हैलोजेंस जो है फ्लोरीन, अगर यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको अलग से मार्क कर रही हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब इसने एक साथ किए हुए हैं। हैलोजेंस जो है यहाँ पर, आयोडीन, ये एक ही, आप देखें एक ही ग्रुप में आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये सब इसकी सीमाएं हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इसके अंदर
सॉरी इसके ये सब उपलब्धियां हैं। अभी हम देखेंगे इसमें कुछ इसकी ऐसी भी आएंगी सीमाएं जो उसने मिस्टेक्स हो गई, जो गलतियां हो गई। जब हम काम तो उसने बहुत सारे किए लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी हुई। अब वो हम मिस्टेक्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी सीमाएं थी। ठीक है, अगर आप ध्यान से सिर्फ में देखें, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेचारा जो है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन जी जो ऐसे हैं कि ये इनको कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर दे दिया उसको। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा है कि जो देखिए कई तरह के स्वभाव दिखाता है। क्या क्या दिखाता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हाइड्रोजन जो होता है, ये इसमें देखिए, ये क्लोरीन के साथ भी, अधातु के साथ भी की तरह भी बिहेव करता है, जैसे कि सोडियम करता है ना, तो ये वैसा ही बिहेव कर रहा है। आप देखिए धातु की तरह, यानी कि ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया आराम से, अधातु के साथ इसने अपना आयोनिक बॉन्ड बना लिया। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था। और इसी तरह सोडियम के साथ तरह हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ भी अपना आबंध बना लिया, और सल्फर के साथ भी, यानी कि अधातुओं के साथ भी जुड़ गया। लेकिन और ये साथ में यानी कि धातु जैसा बिहेवियर तो कर ही रहा है मेटल्स की तरह, लेकिन ये अधातु की तरह भी बिहेव कर रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं ये चीज़ दिखाती हूँ आपके सामने, एक मिनट। जैसे कि सोडियम को आपको मैंने बताया था कि, जैसे मैंने आपको बताया ये सोडियम, ठीक है, सोडियम जो था ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि संयोजकता 1 और 1 होती है दोनों की, आपको मालूम है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो ये बिहेवियर कैसा हो गया इसका, ये बिहेवियर इसका सोडियम धातु की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, धातु की तरह तो बिहेव कर ही रहा है। फिर इसके अलावा एक और क्या काम कर रहा है कि ये अधातु की तरह भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे कि ये क्या कर रहा है कि क्लोरीन जो होते हैं आपस में भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और Cl2 बना लेते हैं गैस। वैसे ही हाइड्रोजन भी जो क्या करता है, हाइड्रोजन जिनके साथ जुड़कर H2 गैस बना लेता है। तो देखा आपने, ये धातु की तरह भी बिहेव कर रहा है और अधातु की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इसको कहाँ रखा जाए, इसकी कोई निश्चित स्थान ही नहीं था। जो उसने मेंडलीव ने दे दिया स्थान, वो गलत था, वो सही स्थान नहीं था। तो ये सबसे बड़ी इसकी एक तो गलती हो गई। ठीक है, दूसरी गलती क्या हुई कि अगर हम परमाणु संख्या को आधार माने, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं बच्चों ऑलरेडी कि कुछ समस्थानिक भी होते हैं। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास अलग होता है। अब जैसे कि आपके सामने आया कार्बन, आप जानते हैं ना कि कार्बन जो होता है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। कार्बन जो होता है उसका 14 भी होता है परमाणु द्रव्यमान और 12 भी होता है, लेकिन अगर परमाणु संख्या लेंगे तो दोनों की 6-6 है। ठीक है, तो अगर हमने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारे को 2 बार कार्बन लगाना पड़ेगा, जबकि तत्व तो एक है, इसके रासायनिक गुणधर्म तो एक ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये चीज़ें इसने बहुत सारी ये इसकी सीमाएं हो गई, गलतियां हो गई कि जो इनको ये समस्थानिक को सही स्थान पे नहीं दे पाया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी गलतियां की। अगर मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसकी, इसने कुछ ऐसे तत्व भी थे जो कि एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे, लेकिन इनको एक साथ कर दिया। आप यहाँ देखिए, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, मैंगनीज, आप देख रहे हैं मैंगनीज, Mn, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। Mn, इसके साथ कौन आ गया, ब्रोमीन, अधातु। तो धातु और अधातु एक ही समूह में आ गए, एक ही ग्रुप में आ गए। ये भी इसने गलती कर दी कि तो कुछ ऐसे तत्व भी एक समूह या ग्रुप में आ गए जिनका आपस में गुणधर्म अलग हो गए थे। फिर इसके अलावा इसने एक और चीज़ करी। अगर हम कोबाल्ट और निकल को देखें, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर कोबाल्ट और निकल वाला इसके अंदर, इसमें भी इसने जो बढ़ता हुआ तो द्रव्यमान था उसके हिसाब से नहीं लगाया। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें देखिए, ये रहा आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैं अब आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, मैं अलग पेन से कलर से दिखाती हूँ आपको इसका। ये हाँ जी, ये देखिए, आयरन का 55.85, ये तो चलो सही हुआ। 58 उससे बड़ा हो गया, 58.9, लेकिन निकल का 58.7 है बच्चों। तो ये पहले आना चाहिए था ना, और कोबाल्ट पीछे आना चाहिए था।
और निकल पहले आना चाहिए था, तो इसने ये ऑर्डर भी गलत कर दिया। तो ये सब चीज़ें इसकी क्या कहलाती हैं, इसकी सारी की सारी सीमाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। अगर हम प्रश्न पे आए तो सबसे पहले पूछा गया कि कौन आवर्त सारणी के जन्म के जनक के नाम, जनक मतलब पिता के नाम से जाने जाते हैं, आपको सबको पता ही होगा। इसका उत्तर है मेंडलीव। ठीक है, और उन्होंने कौन से गुण धर्म का प्रयोग आवर्त सार को वर्गीकरण के लिए किया, ये तो आप जानते ही हैं, वो है इसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान, सॉरी बच्चों, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इसने किया था। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव को नेक्स्ट चीज आपसे पूछी गई है, मेंडलीव को, एक मैं रब कर रही हूँ उसको बच्चों, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए इन्हें क्या नाम दिया गया। अब आप मेरे ख्याल से सब जानते होंगे कि वो कौन सा था तत्व। जी हाँ, वो थे स्कैंडियम, आप जानते होंगे। मैं एक बार दोबारा दिखा रही हूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए, ये था स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये 3 तत्व थे जो कि जिनका इसने अनुमान लगाया था। इनका क्या नाम दिया था ये मैंने आपको बताया था, ई का एल्यूमिनियम, ई का बोरॉन और ई का सिलिकॉन। तो आपने ये चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तर 3 के ऊपर। ठीक है, उत्तर 3 पे आपसे क्वेश्चन पे वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मैंने आपको बताई हैं कि उपलब्धियां क्या थी। इसने कुछ ऐसे तत्वों को छोड़ा के लिए जगह छोड़ी जो कि बाद में ज्ञात हुए, जो कि ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन और ई का बोरॉन के नाम से दिए गए। और दूसरा इसकी उपलब्धि क्या थी कि इसने कई उत्कृष्ट गैसों के लिए भी जगह छोड़ी थी जो बाद में आ सके बाद में। और इसने काफ़ी सारे तत्वों को एक जैसे गुण धर्मों को भी काफ़ी वर्गीकरण ठीक किया था। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, जो कि आपका चौथा प्रश्न जा रहा है। और चौथा प्रश्न के अंदर ये वाला अभी हमने बताया कि तो हाइड्रोजन की स्थिति नहीं समझा पाया था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि वो क्षारकीय की तरह और साथ में ही वो एक अम्ल की तरह यानी कि अधातु की तरह भी स्वभाव दिखा रहा था, यानी कि सहसंयोजी आबंध भी दिखाता था और साथ में आयोनिक भी दिखाता था। और दूसरी चीज़, इसने समस्थानिक को जगह नहीं दी है। और जो अभी आपको मैंने बताया कार्बन की, जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन का द्रव्यमान 12 भी है और 14 भी है। तो अब बताओ भाई 2 बार क्या हम इसको लगाएं, जबकि तत्व एक है। तो ये इसने गलती की। और आपको मैंने बताया था आयरन, कोबाल्ट, निकल में भी इसने सही बढ़ते हुए द्रव्यमान के साथ नहीं लगाया। और एक जगह पे तो इसने ब्रोमीन के साथ, आपने देखा था, मैंगनीज को साथ में लगा दिया। तो ये सब इसकी सीमाएं थी। तो लेकिन फिर भी इसने, ये कहते हैं ना, ये भी एक आधार बनाकर शायद मेंडलीव ये कार्य ना करता तो हमारी आज की जो आवर्त सारणी है वो ना बन पाती। तो हम सबको अब समझ में आ गया होगा। और शायद अब अगली वर्कशीट में आपको नई आवर्त सारणी के बारे में समझाया जाएगा। मेरे ख्याल से आपको वर्कशीट पूरी समझ में आ जाएगी, उत्तर भी बड़े ध्यान से समझ में आ जाएंगे। प्लीज़ टाइम से वर्कशीट को कंप्लीट करके भेजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।